रुक सकते हैं। और इसकी ऑनलाइन बुकिंग जो होती है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है आगे अगर आप देखेंगे नीचे। आज लगता है यहाँ काफ़ी भीड़ है। चलो जाओ, इधर लो, इधर ये वाला पॉइंट। आज मैं आपको जिस डेस्टिनेशन में ले जा रहा हूँ ये आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और अगर आप ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं तो ये जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी है। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था जो कर्णाश्रम का था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक यहाँ ऐसी जगह भी है जहाँ आप गर्मियों में ट्रैक के पर्पज़ से आ सकते हैं, अपने पिकनिक के पर्पज़ से यहाँ आ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो भी है खाने पीने का सामान लाना पड़ेगा और अपना जो भी है बर्तन लेके आप फैमिली के साथ एक पिकनिक के रूप में आप यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ लगभग अगर जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ वहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पैदल है और आने जाने का आपका लगभग 3 किलोमीटर तक का ट्रैक रूट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आइए ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। और जब भी आते हो तो अपनी सेफ्टी के साथ ज़रूर आइएगा, क्योंकि जब हम जंगल में या कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं तो सेफ्टी सबसे पहले है। और सेफ्टी के साथ साथ एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, वो हमें हमेशा पॉजिटिविटी देती है, अच्छाई देती है। तो उसको हमारा भी ये ड्यूटी बनता है, हमारा भी ये कर्तव्य है कि उसको हम हमेशा अच्छा रखें। तो ब्लॉग पे बने रहिए, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी जगह देखने को मिलेगी। और दोस्तों मेरे इस ट्रैक में मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, काफ़ी पहले से है और ये भाई की तरह है मेरे, और जिनका नाम है प्रांजल। आप इनको शायद काफ़ी लोग इनको जानते होंगे। तो आज मैंने सोचा आज इनको भी साथ में ले। और बाकी जो मेरा आज बताने का आपको उद्देश्य है कि ये जो जगह है ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी तो है ही, और मेरा उद्देश्य भी ये था कि मैं किसी जगह को जब बताता हूँ, दर्शाता हूँ, तो उसको मैं कंप्लीट बताने की मेरी कोशिश रहती है। इसलिए कर्ण आश्रम में लगभग मेरे 2 व्लॉग आए, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा तो वो फिर सही नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही आज ये कर्ण आश्रम में ये जगह पड़ती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस जगह के बारे में भी आपको बताया जाए। और कर्ण आश्रम वाले ब्लॉग में कर्ण आश्रम से रिलेटेड जो एक स्टोरी थी, कहानी थी, वो मैं आपको बताना भूल गया था। तो आज काफ़ी भीड़ है और आज कर्ण आश्रम में एक छोटा सा मेला है। मेला मतलब वहाँ भंडारा हो रहा है। और जो कर्ण आश्रम के फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ भी आज कुछ फंक्शन हो रहा है। तो उसको तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप फिलहाल यहाँ के नज़ारों का आनंद लीजिए। तो दोस्तों जैसे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ आज काफ़ी लोग आ रहे हैं और अपने पिकनिक के मकसद से काफ़ी लोग आ रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए या किसी अपने संडे जैसे तो एंजॉयमेंट के लिए। इस जगह के बारे में जो एक कहानी प्रचलित है कि आपने माता शकुंतला का नाम तो सुना होगा, जो राजा भरत जी की माता थी, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और कहा यह जाता है कि माता शकुंतला के जो पिताजी थे वो महर्षि विश्वामित्र थे और उनकी माता का नाम मेनका था। तो एक बार क्या होता है कि जो
माता शकुंतला थी, जब माता शकुंतला का जन्म हुआ था तो जो उनकी माता थी मेनका, वो अप्सरा थी और वो स्वर्ग को वापस चली गई थी। तो उसके बाद माता शकुंतला को उन्होंने यहीं छोड़ दिया था। तो महर्षि कर्ण यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने माता शकुंतला की रोने की आवाज़ सुनी और उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ शंकु नाम के पक्षी हैं, जो कि उस समय प्राचीन समय में हुआ करते थे। तो उन्होंने उनको गोद लिया और उनका नाम, क्योंकि वो शंकु नाम के पक्षियों से घिरी थी, उसी के नाम पे उनका नाम शकुंतला रखा। और उन्होंने बचपन से उनका पालन पोषण अपनी पुत्री के रूप में किया। तो माता शकुंतला धीरे धीरे बड़ी हुई और उसके पश्चात एक बार क्या होता है कि हस्तिनापुर के महाराज, जिनका नाम दुष्यंत था, वे इधर आए हुए थे। तो उन्होंने वन में विचरण करते हुए माता शकुंतला को देखा। तो महाराज दुष्यंत ने माता शकुंतला को देखा और उन्होंने उनसे गंधर्व विवाह किया। हमारे पुराने समय में विवाह की काफ़ी सारी पद्धतियाँ थी, तो उनमें से भी गंधर्व विवाह एक है। तो उसके पश्चात वे काफ़ी समय तक यहीं रहे, लेकिन उनको अपने राजकाज के काज से हस्तिनापुर जाना पड़ा। तो वो जाते हुए माता शकुंतला को एक मुद्रिका दे गए कि जब भी आप मुझसे मिलने आओगी, ये मेरी मुद्रिका है और आप मेरे सैनिकों को या मुझको ये मुद्रिका आप दिखाना। तो महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर चले जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात भरत का जन्म होता है और वे यहाँ खेलते कूदते इन्हीं जगह में बड़े होते हैं। और उनके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि वे बचपन से ही शेर के दांत गिनते थे, उनके बीच रहते थे, प्रकृति के बीच रहते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि कर्ण की छत्र छाया में हुई। तो कुछ समय पश्चात माता शकुंतला को महाराज दुष्यंत की याद आने लग जाती है और एक बार महर्षि दुर्वासा यहाँ आए हुए थे और यहाँ आते हुए उन्होंने माता शकुंतला को देखा। माता शकुंतला उनको प्रणाम करना भूल गई थी। तो महर्षि दुर्वासा अपने त्वरित क्रोध के लिए जाने जाते थे। उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तू जिनकी याद में खोई हुई है, जब तू उनसे मिलने जाएगी तो वे तुझे पहचानने से इनकार कर। तो फिर माता शकुंतला कुछ समय की वे भरत को लेकर हस्तिनापुर जाएंगे और महाराज दुष्यंत से मिलेंगे। तो वे हस्तिनापुर जाती है और जाते हुए जब वो नदी से जाती रहती है तो वहाँ उनकी जो मुद्रिका रहती है वे वहाँ नदी में गिर जाती है। तो माता शकुंतला जब हस्तिनापुर पहुँचती है तो द्वारपाल पहले उनको रोकते हैं, उनसे मिलने से, मतलब कि आप कौन हैं जैसे बोला जाता है। और उसके बाद जब वो महाराज दुष्यंत से मिलती है तो महाराज दुष्यंत उनको पहचानते नहीं है, क्योंकि जैसे कि श्राप उनको मिला था, उस कारणवश वे उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो माता शकुंतला उनको बताती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपके पुत्र हैं और इनका नाम भरत है। तो उसके पश्चात कुछ नहीं होता, तो माता शकुंतला वापस आ जाती है। और उसके काफ़ी समय पश्चात जो मुद्रिका गिरी थी, तो मुद्रिका मछली के पेट में चली जाती है। जब वो नदी में गिरती है तो वो मुद्रिका कुछ मछुआरों के हाथ लगती है, हस्तिनापुर के जो कुछ मछुआरे थे उनके हाथ लगती है। और वो जब देखते हैं ये तो शाही मुद्रिका है, ये तो महाराज दुष्यंत की मुद्रिका है, तो वे मुद्रिका लेके महाराज दुष्यंत के पास जाते हैं। तो उस मुद्रिका को देखते ही महाराज दुष्यंत की पूरी स्मृति पटल पे वो पूरी यादें फिर से लौट आती है और उसके पश्चात उन्हें वो सब याद आ जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है कि मैंने कैसे अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया था। तो वे ससम्मान माता शकुंतला को लेने यहाँ वापिस कर्ण आश्रम वापिस आते हैं और उनको पूरे सम्मान सहित माता शकुंतला और भरत को अपने राज्य हस्तिनापुर ले जाते हैं। और बाकी की स्टोरी, बाकी की कहानी तो मैं आपको पुराने व्लॉग में बता चुका हूँ कि हमारा जो ये भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष का नाम कर्ण आश्रम के ही, कर्ण आश्रम में ही हमारा जो भारतवर्ष है, तो भरत के ही नाम से हमारे पूरे देश का नाम भारत पड़ा था। और वे एक चक्रवर्ती राजा थे। तो
काफ़ी अच्छी ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। और मैं इसीलिए मेरा ये उद्देश्य है कि मैं हर चीज़ को, जो भी कार्य रहता है उसको एक किनारे से पूरे तरीके से करना चाहता हूँ। तो इसलिए कर्ण आश्रम का आपने इतना पूरा व्लॉग नहीं देखा होगा, ट्रैकिंग वाला नहीं देखा होगा। कर्ण आश्रम के जितने भी आपने व्लॉग्स या वीडियोस देखे होंगे, और पहचान मिलनी भी चाहिए ऐसी जगह को। और दोस्तों, आप जो ये माता शकुंतला की जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई, ये आप कालिदास द्वारा वर्ल्ड फेमस, विश्व विख्यात जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, आपने उसका नाम सुना होगा। अभिज्ञान शकुंतलम में इसी के बारे में लगभग 7 भाग में बताया गया है। और कई जगह तो इस नाटक को, जो विलियम शेक्सपियर है, उनके पूरे नाटकों का जो कलेक्शन है, उससे भी महान नाटक इस अकेले नाटक को कहा गया है। अर्थात कि अभिज्ञान शकुंतलम अकेले विलियम शेक्सपियर के जितने भी उन्होंने नाटक लिखे, जितने भी लेख लिखे हैं, उसकी तुलना में ये काफी महान है, काफी आगे है। तो देखिए, अगर इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो देवभूमि, मैं तो केवल एक कोटद्वार के कर्ण आश्रम की बात कर रहा हूं। तो कोटद्वार के एक इतनी छोटी सी जगह में हमारे इतने बड़े बड़े स्थल मौजूद है जो कि विश्व विख्यात होने चाहिए, और जिनकी पहचान शायद विश्व में भी अगर इनको पहचान दिलाई जाए तो वो कम है। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने भी आपको जानकारी दी, क्योंकि मेरा उद्देश्य हर व्लॉग के माध्यम से यही है कि मैं आप सबको जानकारी दूं, आपको मतलब वो जो प्राकृतिक दृश्य है उसका आनंद भी हो, जगहों के बारे में भी पता चले और आपको जानकारी भी मिले। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। और बाकी जिस जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वहाँ लगभग हम पहुँच चुके हैं। तो आगे आप उन जगह को देखिए। और ब्लॉग पे बदल भी यहाँ पे आ चुके हैं। प्रांजल, कैसा लगा आपको? मैं आपके इस ब्लॉग से काफ़ी प्रभावित हूँ मनीष भाई। और कहानी आपने ये पहले सुनी थी? कहानी मैंने हल्की फुल्की सुनी थी, लेकिन अब मेरे को थोड़ा आभास हो चुका है कि एक्चुअल में जो ये कर्णाश्रम हमारा हुआ है, इसके पीछे की मतलब संक्षिप्त जो कहानी है वो आपके मुख से और आपने मेरे कुछ ब्लॉग देखे हैं, कैसा लगा? शुरुआत ठीक है? जो भी आपने ब्लॉग बनाए हैं काफ़ी अच्छे हैं मनीष भाई। और हम चाहते हैं कि जो भी आपके ये ब्लॉग हैं इसको थोड़ा मतलब आगे और प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि लोग जान सके कि उत्तराखंड क्या है। और उत्तराखंड में ऐसी स्थान भी हैं जिनको मतलब एक तो आप शायद पहचान मिलनी चाहिए, ताकि लोग यहाँ पर आए और एक ये पर्यटक केंद्र बन सके। और मैं आपकी काफी सराहना करता हूँ मनीष भाई, आप इस थैंक यू के प्रयास में आप लगे रहे और मेरा पूरा सम्मान, पूरा सहयोग आपको आगे। थैंक यू। और आप यहाँ पहले आए हैं? यहाँ पहले भी शायद आए होंगे मेरे ख्याल से। काफी टाइम आ चुका हूँ, लेकिन इसके आने का जो मकसद है वो आज मेरा पूर्ण हुआ। जिस तरीके से आपने इस भारत तो कर्णाश्रम नगरी के बारे में आपको कैसा लगा मेरे साथ आ जाके? मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं आपके साथ इस ब्लॉग में आपका थोड़ा सा सहयोगी बन सका। थैंक यू। आगे भी आपके आने वाले ब्लॉग में अगर मुझे आपका सहयोग देना पड़े, मैं ठीक है। आपका बहुत देखिए दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ मतलब गर्मियों में काफी लोग आते हैं। और ये आप नीचे ऊपर बैराज भी पड़ता है, तो बैराज भी पड़ता है। और यहाँ पे ग्रीष्मकालीन सत्र में काफी लोग आते हैं अपना नहाने के लिए और अपना यहीं खाना बनाने के लिए खाने पीने का सामान लाते हैं, और एक पिकनिक टाइप का भी हो जाता है। और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे जो भी लड़के या जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ, वे नहाते कहाँ पे हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आप जो पहाड़ों में यही चीज़ अच्छी है कि आप नदी में या कहीं भी नहा सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक डैम टाइप का बना देते हैं बच्चे, और फिर यहाँ पे पानी काफ़ी भर जाता है और ये आपका एक स्विमिंग पूल टाइप का बन जाता है। तो आप इधर आते हो, खाना खाने के बाद यहाँ पे आप नहा के अपना पूरा मतलब डे एंजॉय कर सकते हो। देखिए, जो भी लोग यहाँ आए उन्होंने यहाँ पे अपना चूल्हा बना के अपना खाना जो भी लाए होंगे यहाँ खाना बनाया। और उसके बाद आप नीचे का व्यू भी देख सकते हैं। बगल से आपकी मालिनी नदी भी गुजरती है, और मालिनी नदी के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर भी आपको चूल्हे के अवशेष देखने को मिलेंगे।
देखिए ये बैराज है और यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी लोग यहाँ आ रखे हैं और आप देख भी रहे हैं नदियों में घूम रहे हैं। आप ये आगे देख रहे हैं जो यहाँ काम करते हैं वहाँ पे उनका घर भी मौजूद है और आज काफ़ी पर्यटक यहाँ आ रखे हैं। आप देख सकते हैं नीचे नदी में। पीछे भी कुछ लोग खाने के लिए बैठे हैं। ऊपर भी एक काफ़ी पुराना घर है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। स्वागत है मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है नेचर कल्चर एंड ब्यूटी। तो दोस्तों आज मेरा ये ब्लॉग कुछ एक नई जगह से संबंधित है जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आज का जो ये ब्लॉग है ये ट्रैकिंग से संबंधित है। ये काफ़ी अच्छा ट्रैक रूट आपको लगेगा। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का पैदल आपका ट्रैक है और आने जाने का टोटल आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक भी देखने को मिलेगा। और रास्ते में काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा प्राकृतिक नज़ारा है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ आ सकते हैं। और ख़ासकर गर्मियों में आप यहाँ आ सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ आप खाने पीने का सामान लेके आ सकते हैं, खाना पीना यहाँ बना सकते हैं और यहाँ अपना एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी लोग आज अपना यहाँ खाने पीने का सामान लेके अपने एंजॉय के लिए आ रखे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल पे बने रहिए और आपको ऐसे कुछ नई नई चीज़ें भी मिलेंगी और साथ में आपको घूमना तो मिलेगा ही और आपको कुछ रोचक तथ्य जानकारी भी उन जगहों के बारे में देखने को मिलेगी। और मेरा उद्देश्य भी यही है क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है ये मेरा केवल पार्ट टाइम है, परमानेंट मेरा नहीं है। पार्ट टाइम इसलिए कि मैं काफ़ी घूमता भी हूँ, जाता भी हूँ, तो और मेरा प्रोफेशन कुछ और है। वो मैं आपको, कुछ लोग तो जानते हैं मैं क्या काम करता हूँ और कुछ लोगों को नहीं पता, वो आगे आपको पता लगेगा। तो मेरा जो उद्देश्य यही है कि आप लोगों को इसके बारे में, जगह के बारे में जानकारी मिले। तो ये भी कहा था कि जब आप ऐसी जगह आते हैं तो अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखिए। जैसे आप देख रहे हैं हाथी का गोबर है। आप सोचेंगे कि गोबर कैसे उठाया है, ये काफ़ी पुराना है तो यहाँ हाथी या काफ़ी जंगली जानवर भी आते हैं। तो इसलिए अपनी सुरक्षा भी का भी ध्यान रखिए और एंजॉय भी कीजिए क्योंकि लाइफ में एंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक प्राचीन घर देखने को मिलेगा, काफ़ी पुराना है। जब मैं कॉलेज में था तो 2 बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया भी था। तो ये भी कहा है कि बातें तो भूल जाती है, यादें रह जाती है। तो इस जगह से मेरी अपने दोस्तों के साथ यादें जुड़ी हुई है और शायद अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनकी भी ये यादें ताज़ा हो जाएंगी। 2-3 बार उनके साथ में आया था आज से लगभग 3-4 साल पहले और हमने यहाँ बैठ के खाना भी खाया था, खाना बनाया था, काफ़ी एंजॉय किया था। और आगे आप कुछ उससे रिलेटेड आप पिक्स देख भी सकते हैं। मालिनी नदी है और मालिनी नदी के एक छोटा सा यहाँ पे आपका झरना दिखेगा आपको। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है और काफ़ी सारे लोग पर्यटक आज यहाँ आए हुए हैं और आपको यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी। आपको नेचुरल वाटर भी मिलेगा और प्राकृतिक नज़ारे भी मिलेंगे और आपको यहाँ पे पार्टी करने के लिए जगह भी मिलेगी। आप मतलब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे अपना खाना पीना जो भी खाने का सामान है ला सकते हैं। साथ
काफ़ी अच्छा आपका जो पिकनिक स्पॉट है और इसका कोई कॉस्ट नहीं है। बस आपको ये है कि अपनी सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए यहाँ देखिए कैसा लगा आपको, कैसा लगता है। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप फिलहाल ये प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लीजिए। इधर पे यहाँ पर अभी इस चूल्हे में अभी कुछ लोग थे यहाँ पे, उन्होंने खाना बनाया और अपना जो भी एक खाना खाया, थोड़ा सा यहाँ एंजॉय किया और अब वो चले गए हैं। तो ऐसे ही आप भी यहाँ आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा और आप भी अगर इस जगह आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर कुछ भी आपको कुछ जानकारी रहती है जिन जगह मैं जाता हूँ, तो आप अपनी जानकारी भी कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक बहुत ही प्राचीन घर है। आज कुछ लोग आए हैं वहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो वैसे अगर बोला जाए तो वहाँ कोई रहता नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऑल बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको जो भी मेरे आने वाले व्लॉग्स होंगे, जो भी मेरे नोटिफिकेशंस होंगे, वो आपको तभी पता लग पाएंगे। और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।